वीकली एक्सपायरी और आरबीआई की पॉलिसी, दो अहम इवेंट्स जहां पर हमारे बाजारों की बनी हुई है नजर। 4 दिनों की तेजी के बाद आज कैसे आ सकते हैं संकेत, और 3 दिन के वीकेंड से पहले क्या करना है आपको बताएंगे आने वाले 3 घंटे में। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बहुत सारे इवेंट्स हमारे मार्केट्स में भी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पर तो नजर है ही, हम देख रहे हैं इक्विटी और कमोडिटी स्पेस से भी खबरों का जमावड़ा है। तो हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, दिन भर एक्शन के लिए हम हैं तैयार। तो दीप, मॉर्निंग, जरा बताइए क्यूज तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर आज हम हमारे दर्शक फोकस करने वाले हैं? बड़ा ट्रिगर तो ऑफ कोर्स हमारी पॉलिसी ही है। 10 बजे आने वाली है पॉलिसी। क्या 1/4% की बढ़ोतरी होगी? क्या ये आखिरी बढ़ोतरी है? क्या आरबीआई अपना रुख बदलेगा? ढेरों सवाल हैं, जवाब तो आपको 10 बजे ही मिलेगा। पर 9:45 बजे से जी बिजनेस पर होने वाली है पॉलिसी की मेगा कवरेज। ग्लोबल संकेतों की बात करें, ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। कल यूएस में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। डाउ एक दिन की गिरावट के बाद वापस थोड़ा ऊपर था, बस बहुत ही सीमित दायरे में आपने कारोबार देखा है। नैस्डैक जरूर 3 दिनों से गिरावट दिखा रहा है। इसके अलावा थोड़ा कमोडिटी स्पेस पर रखिए नजर। कच्चा तेल और मेटल्स की इस बार हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं शुगर की। चीनी के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में 11 साल की ऊंचाई पर है और इसमें भारत का भी योगदान है, तो वहां पर आपको रखनी है नजर। और जो बाकी अपडेट्स आए हैं, एक बार फिर से दमदार अपडेट्स फाइनेंशियल स्पेस से आते हुए दिख रहे हैं। कल ज्यादातर एनबीएफसीज की तरफ से अपडेट्स आए थे, बहुत ही बढ़िया रहे। और डीमार्ट का भी अपडेट शानदार ही मानना चाहिए, तो उस पर भी रहने वाला है हमारा फोकस। चलिए, तो ये तो वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिनमें दिन के दौरान हम चर्चा भी करेंगे और एक्सपर्ट से भी उनके व्यूज जानेंगे और देखेंगे कि कैसा इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर होता है। लेकिन दीप, ग्लोबल मार्केट से करते हैं शुरुआत। 4 दिन की अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई। नैस्डैक थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन डाउ उसके विपरीत है, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। Absolutely. तो कल लड़खड़ाया, फिर वापस आया, तो इसे कैसे देखा जाए? मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है या नए क्यूज को तलाश रहा है? ये क्या सेंस दे रहा है ये? कोई वैसे परेशानी वाली बात नहीं आ रही। अगर आप देखें, डाउ हालांकि ज्यादा एक्टिव आपको दिखाए, बट अगर आप पिछले 4 दिनों का एक्शन डाउ में भी आते हुए देखेंगे तो एक बहुत ही सीमित दायरे में डाउ भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो एक बाउंस बैक आया 2 हफ्ते पहले, वो बाउंस बैक शुरू हुआ था ऑलमोस्ट टू द डे। 2 हफ्ते पहले थर्सडे से बाउंस बैक आपका शुरू हुआ था, और उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से अब थोड़ी रेंज में आपको कारोबार आते हुए दिख रहा है। तो अगर आप डाउ का भी पिछले 4 दिनों का एक्शन देखें तो सिर्फ 400 पॉइंट की रेंज में आपने कारोबार होते हुए दिखाए। कल की बात करें तो 200 पॉइंट से कम, 250 पॉइंट की रेंज में कारोबार था, तो थोड़ा रेंज में आ गया है। अच्छे बाउंस बैक के बाद कंसोलिडेशन हमेशा हेल्दी माना जाता है, क्योंकि एक तरफा मूव फिर आपको वैसी ही तेज गिरावट भी दिखाती है। बट अगर आप मूव करके थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं तो उसे बाजार हेल्दी ही देखते हैं। एक सेंस ऑफ ईज आ जाती है कि बहुत वॉलेटिलिटी नहीं है। एब्सोल्युटली, और वो दिख भी नहीं रही है स्क्रीन पर। तो एक जो भरपूर वॉलेटिलिटी के बाद बेस बना था, वहां से एक बाउंस बैक आया, उसके बाद अब आपको स्टेबिलिटी आती हुई डाउ में तो दिख रही है। नैस्डैक जरूर 3 दिनों से आप गिरावट देख रहे हैं। कल 1% नीचे था, उससे पहले 0.5% और 1/4% गिरा है। बट ये मत भूलिए कि ये 17% 3 महीनों में दौड़ भी चुका है। तो 17% दौड़ने के बाद अगर 2-3% कमजोरी आती भी है तो उसे मुनाफा वसूली के हिसाब से ही आप देखेंगे। जब ओवरहीटेड रैली एक तरफ की हो जाती है तो फिर थोड़ा करेक्शन लाजमी भी होता है। तो 17% Q1 में रैली हुआ, उसके बाद 3-4 दिनों से आप थोड़ी सुस्ती इसमें आते हुए देख रहे हैं। बट अगेन कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। किसी भी एक दिन आपने ऐसी भारी भरकम गिरावट नहीं आती हुई देखी, किसी भी बड़े ट्रिगर पर आपने फॉल नहीं आते हुए देखा, किसी भी कोई बड़े आईटी कंपनी में आपने गिरावट नहीं देखी। एक टेस्ला का शेयर है जो 4-5 दिनों में करीब 11% फिसल चुका है। बट अगेन उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी गिरावट या बड़ी कमजोरी के संकेत नैस्डैक ने भी आपको नहीं दिए हैं। अच्छी रैली के बाद यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। थोड़ी टायर हो रही थी आईटी रैली, आईटी स्टॉक्स में थोड़े संकेत आ रहे थे कि टायर्डनेस आ रही है इतनी बड़ी रैली के बाद। तो ये बहुत नेचुरल सी आप गिरावट आते हुए देख रहे हैं। शायद इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगली मूव के लिए थोड़ा स्पेस अब बाजार बना रहे हैं, थोड़ा ट्रेडर्स अब बाजार बना रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका में भी 3-4 अनसर्टेनिटी आपके लिए आने वाले समय के लिए है। बैंकिंग संकट फिलहाल वहां से कोई चिंता नहीं आ रही है, तो उसको बाजार भूल चुका है। रशिया यूक्रेन तो खैर अभी हमारे रेडार पर आता ही नहीं है। कमोडिटी रैली भी जो हो रही थी वो बाजार पचा रहा है। कच्चे तेल का भी आपने देखिए कल स्ट्रेटेजिक रिजर्व से अमेरिका ने अपना रिलीज भी कर लिया, तो वो मैनेज हो रहा है अपनी तरह जिस तरह से। बट ये जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पर बाजार अब ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है। 3 डेटा पॉइंट आपके लिए 3 दिन में आ गए हैं जो धीमेपन के आपको संकेत दे रहे हैं। जॉब ओपनिंग्स 1 करोड़ के नीचे आई, कल प्राइवेट पेरोल डेटा अनुमान से कमजोर आया, और इनका सर्विसेज का आईएसएम डेटा है वो भी आपको सुस्त आते हुए दिखा, अनुमान से कमजोर। तो 3 डेटा अगर आपको दिखा रहे हैं कि हाँ फाइनली रेट हाइक्स का इम्पैक्ट जो चाहिए था फेड को वो आ रहा है,
तो अब क्या करना चाहिए, इस पर सबका फोकस बना हुआ है। आज वीकली जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं, वो तो खैर हर हफ्ते आते हैं, उस पर इतना फोकस नहीं रहता है, बट ये जो मार्च का जॉब्स डेटा कल आएगा छुट्टी के दिन, उस पर सबकी नजर बनी है। और उससे पहले आप देख भी रहे हैं थोड़ी पोजीशंस हल्की हो रही हैं। 3 दिन का वीकेंड आने वाला है, तो शायद अमेरिका में भी आप वो हल्का फुल्का एक्शन या थोड़ी मुनाफा वसूली देख लें, क्योंकि बड़ा डेटा आएगा और बाजार बंद रहेंगे उस समय, तो उसकी पोजीशनिंग अब बाजार तैयार कर रहा है। अगर जॉब्स डेटा भी आपको वो धीमेपन के संकेत देता है, तो फिर उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जो इस समय मान रहे हैं कि अगली पॉलिसी में रेट हाइक नहीं होना चाहिए। 3 मई को अगली पॉलिसी है। इस समय का एज ऑफ नाउ अगर आप डेटा देखेंगे तो एग्जैक्टली 50-50 है। आधे लोग मान रहे हैं कि रेट हाइक नहीं होगी, आधे लोग मान रहे हैं कि 1/4% की हाइक अभी भी लाजमी है। तो अगर आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो आपको दिखा रहे हैं कि कितना अनडिसाइडेड है बाजार, जब जानकार भी उस लेवल पर है। फेड की तरफ से भी अब हमें मिक्स्ड कमेंट्री आती हुई दिख रही है। कुछ जो हॉकिश लोग हैं वो अभी भी हॉकिश हैं, बट कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पॉज तो बनता है इस बार। पिछली पॉलिसी में लोगों को लग रहा था कि शायद फेड रेट हाइक नहीं करेगा, क्योंकि बैंकिंग संकट चल रहा था, बट उस समय उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए रेट हाइक करनी पड़ी, क्योंकि तब तक तो बात चली रही थी बैंकिंग क्राइसिस से पहले कि रेट हाइक बड़ी वाली हो सकती है। पर इस बार अब वो सिचुएशन नहीं है जहां पर उन्हें क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए करना है, उन्हें इकोनॉमी बचाने के लिए भी थोड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। तो क्या पावल साहब मानेंगे, क्या फेड के अन्य सदस्य मानेंगे, ये तो हम 3 मई को ही जान पाएंगे, बट बाजार उस हिसाब से पोजीशन कर रहा है। तो इस समय वो अनसर्टेनिटी आपको दिख रही है। बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी आपको दर्शा रहा है कि अब हम और रेट हाइक्स के लिए नहीं तैयार हैं। 3.3% पर आ गए, 7-8 महीने के निचले स्तर पर आपको बहुत स्ट्रेट ऑन करेक्शन दिखा है, 4 के ऊपर थे और वहां से एग्जैक्टली और वन वे मूव आई है। एक महीने में हमने ये करेक्शन देखा। जब बैंकिंग संकट आया था तब 4% पहुंच गए थे, वहां से आप 3.3% पर आ गए। तो संकेत वही है। अर्निंग्स में अभी थोड़ा समय है, अर्निंग सीजन हालांकि उनका भी हमारे साथ ही शुरू होने वाला है, बट जब तक अर्निंग्स आना शुरू होंगे उस पर बाजार रिएक्ट होंगे और फेड पॉलिसी में समय है। तो अगला ट्रिगर नहीं आया है, अगला ट्रिगर आपके लिए जॉब्स डेटा से आने वाला है। अगर वो भी धीमापन दिखा देता है तो एक हफ्ते में 4 डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो धीमापन दिखा रहे हैं, वहां से बाजार फिर उस तरह की पोजिशनिंग के लिए तैयार हो जाएगा कि अगर धीमापन रहता है कि शायद रेट हाइक नहीं होगी, अगर अभी भी जॉब्स डेटा मजबूत रहता है तो शायद फिर जो रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा बाजार अपने आप को किस तरह से पोजीशन करता है। बट थोड़ा अनडिसाइडेड अब अमेरिकी बाजार भी है। बैंकिंग संकट के बाद जो रिबाउंड आना था वो रिबाउंड आ गया, अब अगला फोकस इनका जॉब्स डेटा के लिए बनता है। तो ठीक है, एक दिन है, वैसे भी 3 दिन का वीकेंड है तो थोड़ी पोजीशंस हल्की भी रहे, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब एक चीज आपकी बात से मुझे समझ में ये आई कि सस्पेंस भले ही यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन क्लियरली मार्केट अभी इतना रफल्ड नजर नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा अब यहाँ रेस्ट करना चाहता है, थोड़ा ब्रीदर लेके अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहता है। तो ये एक तरह से हमारे लिए भी अच्छे संकेत हैं। जहां वोलेटिलिटी कम होती है तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट हमें हिलाने वाले या परेशान करने वाले बेचने के मूड में कोई दिख नहीं रहा है। Exactly. हेवी मुनाफा वसूली क्योंकि ऐसा कोई अब इतने बड़े बड़े इवेंट्स, इतने बड़े बड़े झटके लग चुके हैं कि उसके बाद अब लगता है कि ठीक है, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस इवेंचुअली। अच्छा, हमारे मार्केट्स में क्या, क्योंकि हमारे मार्केट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आपने कल क्लोजिंग कमेंट्री में भी कहा था कि पिछले हफ्ते से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का स्ट्रेट ऑन स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिला है, और पूरी तरह से इसका श्रेय एक तरह से हमारी स्ट्रेंथ को यहाँ पर जाता है। सेक्टोरल चर्निंग जबरदस्त हुई है, आईटी लड़खड़ाया, वो भी ऊपर आता हुआ नजर आया। तो हम देख रहे हैं हर किसी का यहाँ पर पार्टिसिपेशन है और खबरों के दम पर एक्शन है। तो क्या लग रहा है, हमारे मार्केट्स तगड़े हैं और ये स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 600 पॉइंट की आपको मूव मिली है। 16,950 पर आप पिछले वेडनेसडे को बंद हुए थे। उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन, चारों पॉजिटिव रहे हैं और चारों अच्छे खासे रहे हैं, जिस पर हम देख रहे हैं डेज हाई पर आपको क्लोजिंग मिल रही है। तो वो कन्विक्शन बाजार का रोज दिख रहा है। इवन कल का सेशन तो थ्रू द डे आपको मूवमेंट मिला। उससे पहले वाला जो सेशन था उसमें आप एक बार के लिए लड़खड़ाए थे, थोड़ा नेगेटिव भी आए थे, फिर जो रिकवरी आकर डेज हाई पर बंद हुए थे वो आपको देखिए। तो 4 दिनों से आप डेज हाई पर बंद हो रहे हैं। 4 दिनों में आपने 600 पॉइंट की रैली देखी है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही बढ़िया फॉर्म में रहे हैं। आज के भी जो अपडेट्स आए हैं, ज्यादातर आपके अपडेट्स अच्छे ही आते दिखे। एक दो आपको स्टॉक स्पेसिफिक डिजास्टर्स दिख सकते हैं, जैसे कल फेडरल बैंक दिखा था कि उनका कासा रेशो गिरा था, बट बाय एंड लार्ज जो मूव एचडीएफसी बैंक ने दिखाई, बाकी बैंक्स ने आपको दिखाई, वो कॉन्फिडेंस जरूर जता रही है इस समय कि बाजार में जो फाइनेंशियल का सपोर्ट है वो तो रहा हुआ है। एफआईएस की तरफ से आपको जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। 5 दिनों से अब आपको एफआईएस की तरफ से खरीदारी आती हुई दिख रही है। कैश में अच्छी ही संकेत माना जाएगा। 2 दिन तो एक्सपायरी के निकाल दीजिए, बट 5 दिनों से जो एफआईएस का एक्शन है वो भी आपका सपोर्टिव बन रहा है।
एक बात है, रिस्क रिवॉर्ड शायद उतना फेवरेबल नहीं है जितना आपके लिए 4 दिन पहले था, क्योंकि तब आप 17,000 के नीचे थे, अब आप 17,500, 550, 600 के करीब आ रहे हैं, तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अब उतना फेवरेबल नहीं है। बट जिन भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे, कल भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से हमें राय दे रहे थे, 17,200, 250 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार मान रहा है, क्योंकि ये पिछले समय की रेजिस्टेंस थी, इसको क्रॉस और काफी कन्विंसिंग क्रॉस के बाद अब ये आपका सपोर्ट बन जाता है। 17,400 एक इमीडिएट आपके लिए सपोर्ट बन जाता है, तो यहाँ से भी 150 पॉइंट का तो आपको इमीडिएट क्वेश्चन है, और 200-250 पॉइंट का तो अच्छा खासा क्वेश्चन बाजार दे ही रहा है। तो डिप पर आप फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस आपको खरीदारी का एक्शन दिख सकता है। बट दूसरी बात ये भी है कि अब आप शायद थोड़े कंजेशन जोन में आ रहे हैं, क्योंकि 17,500, 17,600 एक कंजेशन माना जा रहा है। एक टेक्निकल टर्म्स में जो 38% रिट्रेसमेंट माना जाता है बड़े करेक्शन के बाद का, वो आपका 17,600 के आसपास आता है, तो शायद थोड़ा आप कंजेशन जोन में जा सकते हैं। बट इस मूव के लिए अभी भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि 17,800 तक के आपको लेवल्स दिख सकते हैं। तो फिलहाल जो सेटअप बाजार का रहा है वो कंफर्टेबल रहा है, जो बाउंस बैक है बढ़िया है। कल आईटी के जो मूव आई वो सरप्राइजिंग थी, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर तो सबकी नजर थी ही, बाकी सेक्टर्स भी थे रेडार पर थे, पर जो कल आईटी के रोटेशन हुआ है वो काफी बढ़िया रहा है। तो इंडेक्स लेवल पर तो आपको कुछ परेशानी इस समय की नहीं दिख रही है, कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई स्टॉक्स आ ही जाते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए जो कॉन्फिडेंस था, जो ऑप्टिमिज्म था, वो बाजार में आपको दिख रहा है। अब क्या इन लेवल्स पर कंसोलिडेशन आ सकता है, उसका केस भी काफी लाजमी है, क्योंकि जो बात कर रहे हैं 17,600 के करीब आपका 38% रिट्रेसमेंट हो जाता है, तो वो यूजुअली पहला रेजिस्टेंस माना जाता है। उसके बाद आप 50% रिट्रेसमेंट को देखते हैं। तो अगर इस कंजेशन जोन से बाहर निकल पाता है बाजार तो अच्छा रहेगा। 4 दिनों की आपने तेजी देख ली है, आज वीकली एक्सपायरी भी है, थोड़ी पोजीशंस वहां से एडजस्ट होंगी, और साथ ही पॉलिसी है, तो पोस्ट पॉलिसी आपको थोड़ा एक्शन दोनों तरफ का दिख सकता है। और क्योंकि 3 दिन का वीकेंड भी आ रहा है, तो शायद थोड़ा लोग हल्का भी होना चाहिए। तो एक अगर कंसोलिडेशन का दिन आए तो बाजार उसे अच्छा ही मानेगा कि फिर से आपके लिए मौका बन जाता है आगे के ट्रिगर्स के हिसाब से रिएक्ट करने का। बट अदरवाइज ये जो आईटी का कल सपोर्ट था ये बहुत ही बढ़िया रहा। अगर आईटी में और शॉर्ट कवरिंग आप आते हुए देखते हैं, क्योंकि अर्निंग से पहले काफ़ी सारी नेगेटिविटी बनी हुई थी। यूएस में हम देख रहे हैं नैस्डैक और आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, जॉब कट्स हो रहे हैं, हमारी खुद आईटी कंपनीज के गाइडेंस को लेकर सवाल है। तो काफ़ी पेसिमिज्म ऑलरेडी बना हुआ था, उसका थोड़ा रिवर्सल हो रहा है। अगले हफ्ते हमारे में नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो आईटी पर हमारी नज़र है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स ऑफकोर्स फोकस में रहेंगे। और ये जो बाकी अपडेट्स भी आ रहे हैं, डीमार्ट का अपडेट आप देख लीजिए, 20%, 21% की ग्रोथ डीमार्ट ने दिखाई है। बैंकिंग फाइनेंशियल्स की अच्छी है, तो वहां से अगर कॉन्फिडेंस रहता है कंजम्पशन पर भी, तो फिर बाजार के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस आज हमें मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नर साहब के वक्तव्य से चाहिए, क्योंकि चलिए 1/4 यहाँ पर रेट हाइक करना ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उनकी जो कमेंट्री होगी, गिवन द फैक्ट कच्चे तेल को लेकर ओपेक का सरप्राइज कट, अनसीजनल रेन्स, फिर बाकी ईसीबी फेड क्या क्या निर्णय ले रहा है, ये 2-3 पॉइंट शायद गवर्नर साहब देख के अपना निर्णय यहाँ लेना चाहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन भले ही यहाँ पर कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी भी इनके कंफर्ट जोन में है नहीं। 6% के नीचे लाना इनके लिए भी एक कह सकते हैं मजबूरी है, इनको भी नीचे लेकर आना है। तो वहां कोई फायरवर्क्स दिख रहे हैं या हम वो भी स्मूथली निकाल लेंगे? आई थिंक जो आपने बात कही, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आज 1/4% रेट हाइक होता भी है तो बाजार उसके लिए तैयार है। बाजार ने पोजीशन कर लिया। अगर आप हमारे बॉन्ड मार्केट में भी देखें तो कोई आपको अनयूजुअल मूवमेंट पिछले 1-1.5 महीने में नहीं दिखा। इनफैक्ट हमारी बॉन्ड यील्ड भी हल्की सी नीचे ही गई है पिछले 2-3 दिनों में। गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम पर भी आपने कोई ऐसा अपडेट नहीं देखा जिसकी वजह से वहां पर असर। तो हमारे जो बाजार हैं, इक्विटी बॉन्ड मार्केट दोनों ही, अगर आज आपको 1/4% की हाइक मिलती भी है तो कोई परेशानी वो नहीं, वो प्राइस इन है। बट हाइक से ज्यादा सवाल यही है कि क्या कमेंट्री आती है। पिछले मई से हमारा भी रेट हाइक साइकिल शुरू हुआ था, जब एक आउट ऑफ पॉलिसी 0.4% का हाइक गवर्नर साहब ने किया था। 250 बेसिस पॉइंट्स हो चुके हैं। 250 बेसिस पॉइंट हमारे हो चुके हैं। तो अब इस बार क्या आप हाइक के बाद पॉज करते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो बाजार जानना चाहेगा। तो क्या ये इस हाइकिंग साइकिल का आखिरी हाइक है? ऐसे संकेत अगर गवर्नर साहब इस पर क्लैरिटी दे दें, हाँ या ना, जो भी उनका जवाब है, इस पर अगर क्लैरिटी दे दें, हालांकि जरूरी नहीं है कि उन्हें देना पड़ेगी ये क्लैरिटी, बट अगर इस पर बाजार को कुछ तरह के संकेत आगे के मिल जाते हैं तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो बाजार जानना चाहेगा। दूसरा, जब से हमारा ये रेट हाइक साइकिल हुआ है, आई थिंक 2nd या 3rd हाइक में ही हो गया था, रिवर्सल ऑफ अकोमोडेशन, जो हमारा रुख था, जो हमारा स्टांस था आरबीआई का, क्या वो अब बदल कर न्यूट्रल हो जाता है?
ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लिक्विडिटी सिचुएशन हम देख रहे हैं हमारे बाजार में भी टाइट हो चुकी है। ऑलमोस्ट सरप्लस से आप ऑलमोस्ट डेफिसिट पर आ चुके हैं। तो उस पर अगर गवर्नर साहब की क्लैरिटी आती है कि क्या रुख बदलने वाला है आरबीआई, न्यूट्रल हो जाएगा स्टांस विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से या ना, ये जानना जरूरी रहेगा। इन्फ्लेशन इस समय क्या आउटलुक बन रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीने से हमने देखा है 6% के ऊपर हमारा इन्फ्लेशन, जो आरबीआई की कंफर्ट जोन है उससे ऊपर रहा है इन्फ्लेशन। क्या अब गिरने के संकेत आते हैं या नहीं इन्फ्लेशन के, ये देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अभी भी हमारा स्टिकी है। 6% के आसपास हमारा कोर इन्फ्लेशन बना हुआ है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो हमारा कोर इन्फ्लेशन इस लेवल के आसपास ही रहता है। तो क्या यहाँ से आरबीआई इन्फ्लेशन को लेकर कंफर्टेबल है या अभी भी इसकी परेशानी है, क्योंकि मॉनसून अब बात चल रही है कि शायद डेफिसिट मॉनसून हो सके, एल नीनो अगर आता है, हम देख रहे हैं 2-3 कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर गए हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा बाजार पर, ये देखना जरूरी है। तो इन्फ्लेशन आउटलुक दूसरी सबसे बड़ी चीज रहेगी। ग्रोथ आउटलुक पर क्या कहना है गवर्नर साहब का, क्या आरबीआई अब ग्रोथ के लिए सपोर्टिव होगा, क्योंकि इस समय तो आप इन्फ्लेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आप रेट हाइक्स कर रहे हैं, बट भूलिए मत पिछली पॉलिसी में हमने देखा था कि एमपीसी के 2 मेंबर्स ने कहा था कि अब आपको रेट हाइक नहीं करना है। पिछली पॉलिसी में उन्होंने कहा था कि रेट हाइक हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्रोथ पर इंपैक्ट होगा। वी शुड एंटर वेट एंड वॉच मोड एंड सी कि इंपैक्ट क्या आ रहा है, जो इतने रेट हाइक्स ऑलरेडी हो गए। तो क्या वो 2 के इस बार 4 मेंबर्स हो जाते हैं, 3 मेंबर्स हो जाते हैं, क्या और मेंबर्स भी चाहते हैं कि एक पॉज तो बनता है अगली पॉलिसी से पहले, ताकि आप देखें कि आपका इंपैक्ट क्या हो रहा है, कि आपका इन्फ्लेशन एक्चुअली गिरने वाला है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। लिक्विडिटी सिचुएशन ठीक है, बोरिंग कैलेंडर भी गवर्नर ने दे दिया, वहां से भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, तो उसकी भी परेशानी ठीक रहेगी। एक रुपए पर क्लैरिटी जरूर चाहिए होगी, क्योंकि नेहा 115 वाला डॉलर इंडेक्स 101 पर आ गया है एग्जैक्टली, बट हमारा 83.5 के पीक वाला रुपया सिर्फ 82 पर के पास है। हम लोग सस्टेन नहीं कर रहे हैं उसको, 80 के पास जो सस्टेन करने की बात है वो हो नहीं पा रही है। और शुरू में तो था कि बहुत डॉलर निकाल के आपने फॉरेक्स को हल्का कर दिया, और बावजूद उसके आप यहीं पे फंसे हुए हैं। और ये सरप्राइजिंग बात है, ये शायद मैंने पहले भी रिपीट की थी कि हमने क्रूड बास्केट को देखा है, वो 9 महीने में 30-35% नीचे आ चुका है, लेकिन हम देखें फ्यूल के फ्रंट पर हमें राहत नहीं है, और वो क्लियरली यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस पे अगर वो कुछ क्लैरिटी दे तब समझ में आएगा कि रुपए की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि आज भी हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स और हल्का होगा, सब 100 की बात हो रही है, लेकिन रुपया नहीं संभल रहा है। तो ये थोड़ा मतलब एक गुत्थी बन गई है कि इसको कैसे सुलझाया जाए और हो क्या रहा है एग्जैक्टली। क्योंकि माना यही भी जा रहा है कि हमें कुछ हाइक्स आरबीआई को इसलिए भी करने पड़ते हैं क्योंकि आपको ग्लोबल फैक्टर्स के लिए एडजस्ट करना रुपी स्टेबल रहे। बट अगर आप हाइक्स के बावजूद और डॉलर इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद आपका रुपया सिर्फ 1.5 रुपया ही मजबूत हुआ है, तो फिर क्या रियली जरूरत है या फिर रुपए को अपने लेवल ढूंढने दें, तो वो भी एक सवाल बनता है, उस पर भी क्लैरिटी चाहिए। और क्या फाइनली अब हमारा वक्त आ गया है कि हम थोड़ा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और बाकी सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी से थोड़ा डीकपल हो जाए। हालांकि ये करना मुश्किल रहता है, बट फेड और ईसीबी और बाकी सेंट्रल बैंक्स की अभी भी टाइटनिंग की अपनी वजह हो सकती है। बट अगर हमारा इन्फ्लेशन आपको कंफर्ट में दिख रहा है और बाकी फैक्टर्स आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो क्या हमें डीकपल होना चाहिए फिलहाल इस पॉलिसी या अगली 2-3 पॉलिसीज के लिए, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 1/4% की हाइक प्राइस्ड इन है, बट क्या इसके आगे हमें और हाइक्स करनी चाहिए या नहीं, कमेंट्री क्या रहती है, वो काफ़ी ज़रूरी है। तो गवर्नर साहब बस करीब 1.5 घंटे में हमारी कवरेज शुरू होने वाली है, 9:45 से 10 बजे गवर्नर साहब का स्पीच भी आने वाला है, और जो ये सवाल हैं उस पर आशा करते हैं कि कुछ क्लैरिटी आए, क्योंकि बाजार यही चाहता है कि आगे का पाथ क्या बन रहा है। 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है आपके टाइटनिंग साइकिल का, क्या अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया या नहीं, ये जानना चाहेगा बाजार। चलिए स्टॉक्स पर भी करेंगे फोकस, हमारे मेहमान भी जुड़ने की बस तैयारी में है। उससे पहले हमारी टीम है तैयार आपको बताने के लिए कि आपको आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन रखना है, और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। तो अरमान, कुशल, नुपुर और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या है आज के ट्रिगर्स और इंपॉर्टेंट खबरें। मॉर्निंग दीपा। ट्रिगर्स में आज सबसे पहले तो आरबीआई की पॉलिसी है, यहाँ पर हमारा बड़ा फोकस रहेगा ही। साथ ही पोस्ट पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 12 बजे होने वाली है। नंबर्स के लिहाज से जीएम ब्रेवरीज अपनी चौथी तिमाही के नंबर्स डिक्लेयर करने वाले हैं, तो यानी कि चौथी तिमाही जो है FY23 की, इसके नंबर्स का आज से आगाज हो जाएगा। मुथूट फाइनेंस बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज पर नजर रखिए, यहाँ पर राइट्स इश्यू के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर बोर्ड बैठक होने वाली है। IDFC फर्स्ट
फर्स्ट बैंक 37.75 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉट किए गए थे वो लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। साथ ही कैबिनेट की CCA की बैठक आज शाम 6:30 बजे मुमकिन है। चेंज इन प्राइस बैंड है, ब्राइटकॉम ग्रुप में 10% से अब प्राइस बैंड घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही एक्स डेट है वेदांता के अंतरिम डिविडेंड की। GHCL की भी एक्स डेट है, जो मर्जर इनका स्पिनिंग डिवीजन का हुआ है GHCL टेक्सटाइल्स, इसकी एक्स डेट आज है। BSE इंडाइसेस में BSE 500 से GHCL हट जाएगा और आरती इंडस्ट्रीज इसमें शामिल होते हुए दिखेंगे। एक IPO अपडेट है, एवलॉन टेक का जो IPO चल रहा है आज इसका फाइनल डे है। एवलॉन टेक डे 2 अपडेट्स में 10% बेहद ठंडा रिस्पांस है, 10% टोटल भरा है। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन हालांकि 0.48 टाइम्स यानी कि 48% यहां पर होता हुआ दिखा है। और अंत में एक Q4 अपडेट है जिसमें मंथ ऑन मंथ अपडेट में एंजल वन ने जो ब्रोकरेज कंपनी है, ऑर्डर्स इनके करीबन 9.32 करोड़ पर आए हैं, 11.7% की मंथ ऑन मंथ बढ़त रही है और क्लाइंट बेस ओवरऑल 1.37 करोड़ पर अब हो चुका है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले लगभग 3.25% की ग्रोथ दिखा रहा है। ओके, चलिए कुशल ने आपको ट्रिगर्स बता दिए महत्वपूर्ण। अब बारी आती है अरमान की। अरमान, मॉर्निंग, बताइए खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? जी, कई सारे बिजनेस अपडेट्स हैं, Q4 बिजनेस अपडेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर 31 मार्च तक जो ग्रॉस एडवांसेज है वहां पे 36% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी और डिसबर्समेंट में 80% YoY अगर आधार पर बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और कासा रेशियो देखें, कासा रेशियो हालांकि अगर आप देखेंगे QQ अगर आप देखें तो 42% पर आता हुआ दिखा है, जो 46% पर था। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, यहाँ पर भी अपडेट है, डिसबर्समेंट लगभग 65% बढ़कर आया है। वहीं व्हीकल बिजनेस में डिसबर्समेंट अगर आप देखें तो वो लगभग 40% के आसपास बढ़ा है और कलेक्शन एफिशिएंसी Q4 में 130% पर आती हुई दिखी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 31 मार्च तक कुल डिपॉजिट लगभग 40% के आसपास बढ़कर आया है। हालांकि कासा रेशियो अगर आप देखें वहां पर आपको कटौती दिखेगी 27.3% से गिरकर 26.4% और डिसबर्समेंट में फॉर द क्वार्टर अगर आप बात करें तो लगभग 23% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट Q4 में ऑपरेशन से स्टैंड अलोन आय जो है वहां पर आपको 20% की YoY आपको बढ़ोतरी दिखेगी और 31 मार्च तक अगर आप कुल स्टोर्स की कुल संख्या देखें तो वो 324 है, जो अगर आप QQ देखेंगे तो 300 अगर 6 थी जो बढ़कर 324 हो गई है। टाटा स्टील Q4 प्रोविजनल अपडेट यहाँ पर भी है। भारत में प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वहाँ पर 5% की बढ़ोतरी है। वहीं डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें वहाँ पर लगभग फ्लैट रहा है, 0.6% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर FY23 में क्रूड स्टील प्रोडक्शन लगभग 33% की बढ़ोतरी के साथ आया है। वहीं स्टील डिलीवरीज की बात करें तो वो 26% की बढ़ोतरी है। वहीं अंत में अब उन्हीं के लिए अगर एक अपडेट अगर आप ये भी देखें तो Q4 में क्रूड स्टील प्रोडक्शन और डिलीवरी जो है अगर आप QQ देखें या फिर अगर आप YoY देखें, दोनों आधार पर जो है बढ़िया आती हुई दिखी है और DRI अगर प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम जो है वो कंपेरेटिवली कम रहा है। ओके, चलिए तो ये वो कुछ स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। नुपुर, बताइए स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट आपकी क्या कहती है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जैसे Q3 का अपडेट कंटिन्यू गुजरात पीपावाव से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे Q4 में कंपनी का ऑपरेशनल डेटा सामने आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा दिख रहा है। अगर कंटेनर्स की बात करें तो आपको ग्रोथ दिखेगी पिछले साल के कंपैरिजन में। ड्राई बल्क की बात करें, लिक्विड की भी बात करें, दोनों में ही पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार बढ़कर डेटा सामने आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट Q4 में जो कंटेनर्स ट्रेन के थ्रू हैंडल हुए उसमें भी 469 से बढ़कर 489 के आसपास आते दिखे, तो यहाँ पर भी पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ ही आते दिखे, तो स्ट्रॉन्ग डेटा यहाँ पर सामने आया है। नायका, जहाँ पे Q4 का अपडेट दिया है कंपनी ने, कल स्टॉक 8% ऊपर भी था, जहाँ पे पर्सनल एंड ब्यूटी केयर में कंपनी की तरफ से कंपनी ने कहा है कि जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सस्टेन की है। कंपनी का जो डिस्काउंट सीजन था Q4 में जो दिखा था उसका बेनिफिट मिला है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि Q4 में जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का सेगमेंट है उसकी ग्रोथ पिछले Q3 से इस बार बेटर आते दिखे, लेकिन जो फैशन बिजनेस है वहाँ पे महंगाई का असर इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है, तो आज नायका भी फोकस में रहने वाला है। TTK हेल्थकेयर, जहाँ पे प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी को डी लिस्टिंग कराने की घोषणा की है, रिवर्स बुक बिल्डिंग के थ्रू ये होगी डी लिस्टिंग। और याद दिला देती हूँ कंपनी के प्रमोटर्स के पास फिलहाल 75% की हिस्सेदारी है। RVNL, जहाँ पे झांसी ग्वालियर सेक्शन पर ऑटोमोटिव सिग्नलिंग के लिए कंपनी को L1 बिडर घोषित किया गया है, करीबन 121 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो ये भी स्टॉक आज फोकस में रहेगा। BL इंटरनेशनल, जहाँ पे थाईलैंड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल के लिए कंपनी ने MOU साइन किया है, जहाँ पे MOU होने से थाईलैंड की जो यात्रा है वो और भी आसान हो जाएगी आप सभी के लिए, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे सभी कर्मचारी के लिए कंपनी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है उसे लॉन्च कर दिया है, तो हीरो मोटोकॉर्प पे भी आज रहने वाली है नजर।
चलिए, तो ये भी कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। कुशल, बताइए और कौन सी खबरें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, तो फाइनल सेट ऑफ खबरों में डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज़ ये फोकस में है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी डिस्टिलरी यूनिट है उस पर जो क्षमता विस्तार ये करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्टिलरी का सेटअप होने वाला है, उसको बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पर आता हुआ दिखेगा और उत्पादन सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। रामगढ़ शुगर यूनिट में भी क्षमता विस्तार की इन्होंने मंजूरी दी है और इस पर 14 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। उग्रो कैपिटल 11 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने पर प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर ये फंड जुटाने पर विचार कर सकते हैं। टाटा ग्रुप, शाहपुरजी पालनजी ग्रुप की कंपनियां फोकस में रहने वाली है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि टाटा ग्रुप की जो अनलिस्टेड होल्डिंग कंपनी है उसमें हिस्सा गिरवी रख के शाहपुरजी पालनजी ग्रुप करीबन $1.75 बिलियन जुटा सकती है। और शाहपुरजी पालनजी ग्रुप के पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर टाटा सन्स में 18.37% जो इनकी हिस्सेदारी है उसमें से 9% हिस्सा इनका ऑलरेडी इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। वेदांता को लेकर कुछ और खबरें आ रही हैं, जिसमें S&P ने कॉन्फ्रेंस कॉल में निवेशकों को आश्वासन दिया है और इसके तहत कंपनी जो है हेज फंड और प्राइवेट क्रेडिट फंड से $1 बिलियन जुटाएगी और इन फंड से कंपनी को दिसंबर 2023 तक के कर्ज को चुकाने में मदद मिल सकती है। कॉनकॉर गेटवे डिस्ट्रीपार्क भी फोकस में रहेंगे अंत में यहाँ पर, क्योंकि मार्च का जो रेल माल ढुलाई का डेटा है वो आता हुआ दिखा है, जहाँ पर 3.8% की बढ़ोतरी 14.46 करोड़ टन पर सालाना आधार पर ये ग्रोथ आती हुई नजर आई है। तो इस वजह से ये दोनों स्टॉक्स भी फोकस में रहने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन दिखेगा। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं हमारे साथ। आइए चलते हैं आशीष के पास FIR के लिए। मॉर्निंग आशीष, आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या हैं, पहले उनके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा स्टील के साथ, जहां पर चौथी तिमाही का बिजनेस अपडेट आया है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से व्यू है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। कल की क्लोजिंग है 105 रुपये की, इन्होंने 110 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा डीमार्ट, यहाँ पर भी आपको असर देखने को मिलेगा क्वार्टरली हाइलाइट्स का। तो आप देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3,853 रुपये के लक्ष्य लिए 3,655 की क्लोजिंग है। लेकिन सिटी की रिपोर्ट काफ़ी खास लग रही है, जहां पर लंबे समय से स्टॉक पर बेरिश है। अभी भी बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, 3,460 रुपये का लक्ष्य दिया है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने जो हाईलाइट करके कहे वो मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से अगर आप देखें तो जो ग्रोथ आ रही है 2 से 3% CAGR की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ में अगर आप देखें तो एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट का अभी जो आंकड़ा आया है वो डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला है। वैल्यूएशन महंगे हैं, इसके चलते जो कम ग्रोथ आई है थोड़ा सा कंसर्न इन्हें लग रहा है। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 4,450 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है, क्योंकि इनके अपडेट्स भी अच्छे हैं। इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य 850 से बढ़ाकर 875 कर दिया है। 783 रुपये की क्लोजिंग है और ये माने कि डिसबर्समेंट ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% की रही है, लेकिन साल दर साल करीब 65%, यानी 16% जो है इनके अनुमान से बेहतर यहाँ पर आंकड़े आपको देखने को मिले, जिसके चलते इन्होंने अर्निंग्स के एस्टीमेट में भी 2 से 3% का इजाफा कर दिया है। जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे 900 रुपये के लक्ष्य के लिए और सिटी तो है सबसे ज़्यादा बुलिश, क्योंकि खरीदारी किराए दे रहे 930 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। GCPL यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1050 के लक्ष्य के लिए। नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे 1100 रुपये के लक्ष्य दिया और मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1030 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये तो हैं कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आप? पांचों नायका में कल बड़ा एक्शन देखने को मिला था, आज भी कुछ खबरें हैं। मॉर्गन स्टैनली जो है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 137 की क्लोजिंग, 206 रुपये का ऊंचा लक्ष्य। नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे हैं 214 का टारगेट दे रहे हैं और मैक्वारी ने देखें तो ये बुलिश नहीं है, ये बेरिश है। इनफैक्ट अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 115 रुपये के लक्ष्य लिए। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 4,683 की क्लोजिंग है, 5,250 का लक्ष्य दिया। सिप्ला पर आउट परफॉर्म की रेटिंग 1,050 रुपये का लक्ष्य। सन फार्मा पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग 1,275 रुपये का टारगेट दिया है। इप्का लैब्स पर रखनी है खास नजर, वैसे तो रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड, पहले अंडर परफॉर्म से न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे, लेकिन जो लक्ष्य दिया है 810 रुपये का बिल्कुल कल की क्लोजिंग के बराबर ही है। ऑरबिंदो फार्मा पर भी रेटिंग का अपग्रेड आया और जो लक्ष्य 430 से बढ़ाकर 600 कर दिया है, 522 की क्लोजिंग है। LNT में कल 3% का मूव देखने को मिला था मेगा ऑर्डर विन के बाद। तो यहाँ पर देखिए जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं 2258 की क्लोजिंग, 2650 का टारगेट। HDFC लाइफ बड़ा अंडर परफॉर्मर है, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है,
ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 650 के लक्ष्य के लिए 508 की क्लोजिंग है। SBI लाइफ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1650 के लक्ष्य के लिए। और अंत में अदानी पोर्ट, जहां पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, अपडेट्स के बाद लक्ष्य जो है इन्होंने 840 से घटाकर 810 कर दिया है, 637 की क्लोजिंग है। ओके, तो ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं आपके सामने और कई सारे स्टॉक्स भी हैं, अपडेट्स भी आए हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र। आइए, हमारे सारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं और उनसे पिक ऑफ द डे भी लेंगे, पर एक बार जो आज इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो जान लेते हैं। तो सुमित जी हमारे साथ हैं तैयार। सुमित जी, गुड मॉर्निंग सर। एक बार क्योंकि पॉलिसी इवेंट भी है, तो पॉलिसी से पहले और 4 दिन की दमदार तेजी के बाद आज निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं, पहले ये बता दें सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक तो पॉलिसी है, दूसरा एक्सपायरी डे है, थर्सडे वीकली एक्सपायरी। तो एक वॉलेटिलिटी तो मार्केट्स के अंदर आज देखने को भी मिलेगी। और कल जैसे व्यू दिया था कि बायस अभी तक पॉजिटिव भी बना हुआ है, सेम अभी तक चार्ट्स के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बायस अभी भी पॉजिटिव ही है। कल मैंने कहा था कि 17,600 तक का इमीडिएट टारगेट है, तो 17,600 का लेवल निकलने के बाद 17,700 तक का मूव ऊपर में निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आज जो पहली नजर रखनी है निफ्टी के ऊपर, 17,600 के लेवल्स के ऊपर रखना है। 17,600 का लेवल एक बार कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाएगा तो 17,700 तक का मूव निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। आज एक्सपायरी है तो दोनों साइड के मूव देखने को मिलेंगे। तो अब सपोर्ट का जहां तक सवाल है, नीचे के अंदर जो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 17,500 17,475 के आसपास का बनेगा। ये लेवल अगर टूटते हैं तो 17,400 17,380 तक का मूव इंट्राडे में निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आज जो सबसे पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है 17,500 17,475, ये दो नीचे में सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे निफ्टी के अंदर। 17,600 का ऊपर में रेजिस्टेंस के तौर पे काम होगा। दोनों में से जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा उसके बाद 80 से 100 पॉइंट का मूव हमें निफ्टी में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों लेवल नहीं टूटते तो पूरे दिन इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। कॉशियसली ट्रेड करें, बायस अभी पॉजिटिव है, डिप में खरीदारी करके काम कर सकते हैं। बायस पॉजिटिव है, डिप में खरीदारी करके काम कर सकते हैं आप। 17,600 एक रेजिस्टेंस जरूर बनता है, बट 475-500 के आसपास आपको सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए सुमित जी, कल थोड़ा कंसोलिडेशन का पहला साइन आया, हालांकि HDFC बैंक की तरफ से अच्छी मूव रही, 200 पॉइंट ऊपर ही था बैंक निफ्टी। यहां पर आज इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? बैंक निफ्टी में मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है दीपांशु। बैंक निफ्टी पिछले 4-5 दिनों से लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है, जिसमें 39,300 के लेवल से 41,000 तक के लेवल हमको देखने को मिल रहे हैं। कल भी सेम स्टांस था, सेम व्यू था कि बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम ऊपर का बना रहना चाहिए। पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा सबड्यूड है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर जो नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है 40,600 40,700, ये दो सपोर्ट लेवल इमीडिएटली नीचे में बैंक निफ्टी में ध्यान में रखने हैं। ये सपोर्ट लेवल अगर टूटते हैं तब बैंक निफ्टी में करेक्शन आएगा और फिर 40,300 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ये दो सपोर्ट लेवल नहीं टूटते, बायस पॉजिटिव है। ऊपर में 41,100 का लेवल टूटने के बाद 41,300 और 41,500, ये दो लेवल बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने बाय करना है वो लोअर लेवल सपोर्ट के आसपास आने तक का वेट करें। 40,700 के आसपास में खरीदारी कर सकते हैं, 40,600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ऊपर में 41,000 का लेवल टूटने के बाद 41,300 से लेके 41,500 तक का मूव बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बस दोनों इंडेक्स में आज यही ध्यान रखना है कि सपोर्ट लेवल टूट जाते हैं, उसके नीचे 15 मिनट या आधे घंटे सस्टेन कर जाए तो फिर एक बार बाय ना ले, फिर आज इंट्राडे में हो सकता है सेकंड हाफ में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। जब तक सपोर्ट नहीं टूटते तब तक बायस पॉजिटिव है, चार्ट्स अभी तक पॉजिटिव है, ऊपर का मूव कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो बायस पॉजिटिव रह सकता है। 41,000 के एक पॉइंट नीचे बंद हुआ था बैंक निफ्टी। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है बरकरार, बट क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, पॉलिसी का दिन है और 3 दिन का वीकेंड है, तो थोड़ा पोजीशन उस हिसाब से देखें, थोड़ा कंसोलिडेशन के संकेत बाजार आपको जरूर दिखा सकता है। आइए फिर हमारे बाकी सब मेहमानों का भी करते हैं स्वागत और लेते हैं सबके साथ उनकी पिक ऑफ द डे। सुमित जी तो हैं हमारे साथ ही बंसल जी, कुणाल जी, हिमांशु जी और अविनाश जी भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी रहेगी?
गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। खरीदारी की राय है मेरी और खरीदना है टाइटन। टाइटन की चर्चा हम लोग कल भी कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है। कल भी एक तेज़ी देखने को मिल रही थी, मुझे लगता है कि आज भी गिरावट में अगर टाइटन मिल जाए तो खरीदना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और तेज़ी बनेगी। टाइटन में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हो चुका है, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। 2535 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 2620 रुपए का और इवेंचुअल टारगेट 2660 रुपए का, तो खरीदारी की राय है टाइटन पर। खरीदारी की रिकमेंडेशन टाइटन में पहली पिक आती हुई कुणाल जी की तरफ से 2535 का स्टॉप लॉस, 2620 एंड इवेंचुअली 2660 तक का दूसरा पड़ाव टाइटन में देखने को मिल सकता है। राकेश सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जरा बताइए आज आपकी पिक ऑफ द डे कहां से आ रही है? सुप्रभात नेहा, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो नेहा आपको और दीपांशु को मतलब कि जो अनिल जी ने बना रखा है ना सिस्टम कि जिस दिन कुणाल जी समय से आ जाएं, समय से मतलब समय से जुड़ जाए, ये नहीं कि बाकी पैनलिस्ट हमसे पहले जुड़े हैं तो उस दिन अनिल जी कुणाल जी से शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने कुणाल जी को बैनर पे देखा तो मैं समझ गया था अनिल जी होते हैं तो आज क्या कहते हैं कुणाल जी से शुरुआत करते हैं। तो मुझे किसी चीज की मतलब कि लेफ्ट ओवर फीलिंग ना हो, तो दीप ने भी इस परंपरा को चालू रखा और कुणाल जी से ही शुरुआत करी। और जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है इंडिगो। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। कल मैंने और कुणाल जी ने इसको चलते चलते रिकमेंड भी करा था। 1894 के स्टॉप लॉस के साथ इंडिगो पर खरीदारी की राय है। 2004 मेरा टारगेट है और इंडिगो है पिक ऑफ द डे। ओके, इंटरग्लोब यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। सुमित जी अपनी पिक ऑफ द डे बताएं सर। पिक ऑफ द डे के तौर पे मुझे लग रहा है कि सन फार्मा को सिलेक्ट करना चाहिए। सन फार्मा के अंदर कल एक लोअर लेवल से मोमेंटम बना था और सन फार्मा के चार्ट्स अगर देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों से सन फार्मा के अंदर धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिल रहा है। कल का कैंडल पिछले 3-4 दिनों का हाई ब्रेक किया है, तो सन फार्मा के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से जो स्टॉप लॉस और सपोर्ट बनेगा वो 975 रुपए का बनेगा, 975। 975 रुपए के स्टॉप लॉस से सन फार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 1025 का, दूसरा टारगेट बनेगा 1050 का। 1025, 1050 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आज और एक दो दिनों के लिए सन फार्मा में खरीदारी करें 975 के स्टॉप लॉस से। ऑलराइट, सन फार्मा है फोकस में, 975 का स्टॉप लॉस, 1025 का पहला लक्ष्य और दूसरा 1050 दिन के दौरान मिलने की पूरी संभावना। पिक ऑफ द डे सुमित जी की तरफ से। हिमांशु जी, मॉर्निंग बताइए आपकी पिक ऑफ द डे आज कहां से आ रही है? गुड मॉर्निंग टू यू नेहा, गुड मॉर्निंग। मेरी खरीदारी की राय रहेगी आईसीएल में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अपना एक जो इम्पोर्टेंट सप्लाई और रेजिस्टेंस जोन है उसको क्लियर करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट पिछले कल ट्रेडिंग सेशन में ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और मेरा मानना है कि ना केवल आज बल्कि आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 443 के आसपास का क्लोज है, तो क्लोजिंग बेसिस पर 434 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अपसाइड में आज और कल तक के लिए 464 और 475 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 4 दिनों का अगर नजरिया रखा जाए तो इस स्टॉक में 490 495 रुपए तक का भी मूव आने के लिए देखने को मिल सकता है। तो आईजीएल मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। आईजीएल कल टॉप गेनर था 4.5% वायदा कारोबार का और लग रहा है कि यहाँ पर एक्शन है। आज शाम कैबिनेट की बैठक भी है। एक आशा है बाजार में कि शायद गैस प्राइसेस पर आपको क्लैरिटी आते हुए दिखे। इस मुद्दे पर थोड़ी और राय भी अविनाश जी से लेंगे, पर उससे पहले अविनाश जी मॉर्निंग सर, अपनी पिक ऑफ द डे बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए मेरा जो पिक है वो बैंकिंग सेक्टर में है। हमको एसबीआई इस लेवल पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि आज आरबीआई की पॉलिसी है, मार्केट्स ने 25 बेसिस पॉइंट हाइक तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, बट मुझे लग रहा है कि जो जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर आएगा वो दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले में बहुत बेहतरीन रहेगा और आने वाला साल भी इनके लिए बहुत दमदार रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये पिक ऑफ द डे नहीं है, बट अगले 6 से 8 महीने का अगर कोई व्यू लेता है तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 590-600 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको एक्यूमुलेट करें। अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है या थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज आता है आरबीआई पॉलिसी के ऊपर, तो अगर ये शेयर गिरता है तो इसको एक्यूमुलेट करने का मौका आपको मिलेगा। बट इवन करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि 590 600 नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से आज का स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई, जहां पर रखनी है नजर। बैंकिंग स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे अविनाश जी।
अविनाश जी, गैस प्राइसेस के बारे में भी बताइए। अब पता नहीं किरत पारेख कमेटी की रिकमेंडेशन फाइनली अडॉप्ट होगी या नहीं। फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, बट जो 2 दिनों में वापस रिबाउंड हमने देखा है, स्पेशली कल की एक्शन, एक आशा बाजार में जरूर बन रही है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर क्या राय देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए एक्सपेक्टेशन तो था दीपांशु की 1 अप्रैल से गैस की प्राइसिंग में रिवीजन आएगा और किरत पारेख कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट होंगे। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली पॉजिटिव है इस पॉलिसी के ऊपर और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट भी इसमें इंप्लीमेंट करने में ज़रूर सक्षम रहेगी। हो सकता है कि अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर के टाइम फ्रेम में आपको ये देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी 1 अप्रैल में नहीं तो मई जून में तो डेफिनेटली ये रिवीजन आना चाहिए। और यहाँ पे जो बड़े सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स है, स्पेशली जो लोकेशन वाइज अपना बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि महानगर गैस मुंबई और रायगढ़ के एरिया में रन करता है, इंद्रप्रस्थ गैस दिल्ली में करता है, गुजरात गैस गुजरात में। तो मेरे ख्याल से तो इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस, ये 2 कंपनीज हमको पसंद है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे अगर किसी को निवेश करना है तो बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि अभी कोविड के बाद नॉर्मल सी आ चुकी है और इनका पाइपलाइन का बिजनेस एक एन्युटी बिजनेस हम मानते हैं। तो यहाँ पे निवेश का एक जरूर मौका बनता है, तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो अक्यूमुलेशन की रिकमेंडेशन आ रही है। ऑफ कोर्स आज तो शाम की बैठक पर नजर रहेगी। गैस प्राइसिंग को लेकर फाइनली क्या निर्णय निकलता है, वो काफ़ी हद तक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स हैं, ये पूरे सेक्टर को इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर जो बायस है वो पॉजिटिविटी का ही निकल रहा है। Q4 के बिजनेस अपडेट्स पर फोकस करेंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर हमने देखा ग्रॉस एडवांसेस 31 मार्च तक 36% बढ़े हैं। डिसबर्समेंट में भी 80% के आसपास की वृद्धि देखने को मिली है। दूसरे भी और इस पूरे स्पेस में हमने देखा बिजनेस अपडेट निकल कर आए हैं, एक एक करके उस पर व्यू लेंगे। लेकिन पहले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल हमने प्रेशर देखा, 2.5% कमजोरी लेकर बंद हुआ है। कुणाल जी, चार्ट्स पर क्या सलाह बनेगी सर, गोइंग फॉरवर्ड क्या राय बन रही है? देखिए नेहा, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक में हमने एक अच्छा मूव देखा और उसके बाद पिछले कुछ दिनों में हमने कंसोलिडेशन होता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। एक बड़ा सपोर्ट मुझे 62 रुपए के आसपास नजर आता है। मुझे लगता है जब तक उन स्तरों के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बुलिश बायस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। 62 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है स्टॉक दोबारा 76-77 के भाव आपको दिखा सकता है। तो मेरा व्यू बुलिश है, 62 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की राय। ओके, 62 के आसपास इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक होल्ड करने की राय है इस काउंटर पर। चोला इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी ज़बरदस्त अपडेट आपको आते हुए दिखा और स्टॉक में भी एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिमांशु जी, एक बार चोला इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखें सर, 65% लोन ग्रोथ दिखी है। चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? दीप, अगर मैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखता हूं तो शॉर्ट टर्म का चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि स्टॉक में ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि 800 रुपए के ऊपर भी शायद जाता हुआ नजर आए। लेकिन अगर मैं बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं स्टॉक का दीप, तो थोड़ा अर्ली साइंस है कि शायद स्टॉक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड में टॉप आउट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक बहुत ही लंबे समय का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो एक तरह से एक एंडिंग डायगोनल टाइप यहाँ पर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बेसिकली टू कट शॉर्ट, जो कि बहुत अच्छा एक साइन नहीं है और कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन विजिबल है। तो मेरी सलाह रहेगी कि शॉर्ट टर्म में आप इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करें 750 रुपए के नीचे का, और पोजिशनली भी जब तक स्टॉप 700-720 रुपए के ऊपर बना हुआ है तब तक स्टॉक में निवेशित रहें। लेकिन अगर कभी स्टॉक 720 रुपए के नीचे जाता है तो यहाँ से एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, 720 के लेवल को वॉच आउट करना है और उसके ऊपर अगर आपकी यहाँ पर निवेश है तो आपको बिल्कुल बने रहने की रिकमेंडेशन। लेकिन ये 720 के लेवल को टेक्निकली ज़रूर फॉलो करें, इस पर नज़र रखना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, कल हमने देखा इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, चार्ट्स पे भी दमदार प्रदर्शन था, 1.25% ऊपर बंद हुआ है और ग्रॉस लोन बुक 33% की वृद्धि हमने वाई आधार पर 31 मार्च तक बनती देखी। सुमित जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस क्या व्यू बन रहा है चार्ट्स पे? स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 से 9 दिनों के अंदर स्टॉक में ऊपरी लेवल मतलब एक तेजी देखने को मिली है और अभी स्टॉक के अंदर और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट बनेगा वो 25 रुपए के आसपास का बनेगा। स्टॉक ने एक अच्छा तेजी दिखाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखाया और अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। तो 25 रुपया सपोर्ट मान के चले, ऊपर में 28 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 28 रुपए का लेवल टूटता है तो 30 रुपए तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। पोजिशंस होल्ड कर सकते हैं, डिप पर खरीदारी कर सकते हैं। 25 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा।
तो बैंक्स के तो अपडेट और फाइनेंशियल्स के तो अपडेट ज़बरदस्त आ रहे हैं। अविनाश जी, एसबीआई की तो आपने बात करी, बट ये जो बाकी अब तक अपडेट्स आए, कल एचडीएफसी बैंक पर हमने दमदार रिएक्शन आते हुए देखा, इंडसइंड बैंक के भी अपडेट्स आए थे। कोई और काउंटर जहां पर भरोसा आ रहा हो इतने अच्छे अपडेट्स देखकर? देखिए, मुझे लग रहा है कि सारे बैंक्स, जैसे आपने कहा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद मैं समझता हूँ कि फेडरल बैंक, इन्होंने भी नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए। बिजनेस अपडेट्स ये बात को क्लियरली सिग्निफाई करते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ अभी भी सिस्टम में काफ़ी स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है कि अगले साल भी 14-15% की क्रेडिट ग्रोथ रहेगी। और जो क्वार्टरली नंबर आने वाले हैं वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफ़ी अच्छी तरह से सरप्राइज करेंगे। दिसंबर क्वार्टर से भी काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, बैंक मैनेजमेंट्स की कमेंट्री आएगी, मार्केट को और कॉन्फिडेंस होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा स्पेस है जहां पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में। तो मुझे लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव है अगर आपको निवेश करना है। ओके, तो निवेशकों के लिए बहुत बेहतरीन मौके बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑलरेडी निवेश है तो बिल्कुल निवेशित रहिए, बने रहिए। लेकिन सर, क्या यही कॉन्फिडेंस एवेन्यू सुपरमार्ट में है? हमने Q4 के अपडेट देखे, ऑपरेशनल स्टैंडअलोन आए, यहाँ पर तगड़ी वृद्धि दिखी है। वाई आधार पर 20% की स्ट्रेंथ यहाँ पर दर्ज हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर स्टोर्स की भी संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। आपका फंडामेंटल एनालिसिस एवेन्यू सुपरमार्ट पे क्या है सर? इनफैक्ट नेहा, मुझे लग रहा है कि देखिए, पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस डीमार्ट से आया था, तो मार्केट्स में काफ़ी सेल आउट इस स्टॉक में देखने को मिला था। लेकिन निचले लेवल से ये स्टॉक रिकवर हो चुका है। मुझे लग रहा है कि देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटेल स्पेस में अभी भी हेडरूम ग्रोथ के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और फोर्थ क्वार्टर डेफिनेटली सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। अभी जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट देगा, जिस प्रकार का ग्रोथ आउटलुक शेयर करेगा FY24 के लिए, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। बट डीमार्ट एक ऐसा शेयर है जहां पे आपको कम से कम 2-3 साल का नजरिया लेके ही काम करना है, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो मैं समझता हूँ कि जिनके पास है वो होल्ड करे, और ऑब्वियसली रिजल्ट्स आने के बाद एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो ताज़ा रिव्यू का तो इंतजार हमें रहेगा ही, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री होती है। लेकिन ये थोड़ा लंबी अवधि तक रखने वाला स्टॉक है, 2 से 3 साल का समय आपको देना होगा। लेकिन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बंसल सर, आपका एक व्यू लेना चाहेंगे चार्ट्स पर एवेन्यू सुपरमार्ट, क्या लगता है अभी भी मौके हैं? नया इसको अगर हम देखें तो टेक्निकली नया एक अच्छा खासा यहाँ पर रिवर्सल बना हुआ है। काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट डे बिफोर यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला था। तो जिनके पास है नया होल्ड की राय है। गिरावट पे अगर नीचे में 3500, 3550, 3500 के बीच में मिलता है तो खरीदना चाहिए। और नया मेरे को लगता है टेक्निकली 3900, 3920 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो 3900 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। काउंटर आपके रेडार पर रहना चाहिए। हिमांशु जी ने भी रिसेंटली इस काउंटर पर अपना व्यू दिया था, वहां से भी आपको मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स अपडेट्स के बाद आज इस काउंटर पर और इससे संबंधित बाकी कंपनीज पर भी आपको एक्शन दिख सकता है। टाटा स्टील, इसमें क्या होने वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका प्रोडक्शन वॉल्यूम 5% बढ़कर आया Q4 की अगर आप बात करें। भारत का वॉल्यूम 5% बढ़ा है, बट यूरोप की डिलीवरी जो है वो 11.5 गिरी है। भारत में भी हल्की फुल्की ही बढ़त वहां पर आपको आती हुई देखी है। चार्ट्स पर कुणाल जी, टाटा स्टील कैसा लगता है 105 का लेवल? देखिए, एक सपोर्ट है दीपांशु 102 रुपए के आसपास, और हमने देखा कि उसी लेवल से हमने 2-4 दिन में कुछ रिकवरी आते हुए देखी है। कोई खास मोमेंटम अभी चार्ट्स पर दिखता नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि 102 एक मेजर लेवल है और वहां से बाउंस आता हुआ हमने देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि और ये बाउंस एक्सटेंड करेगा, और बहुत मुमकिन है कि 109, 110 के भाव भी आपको टाटा स्टील में देखने को मिल जाएं। तो मेरी राय में 102 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें, तुरंत कोई खरीदारी की राय मौजूदा भाव पर नहीं। ओके, सो इमीडिएटली इन स्तरों पर खरीदारी की रेकमेंडेशन फिलहाल तो टाटा स्टील में निकल कर नहीं आ रही है। पोजीशन है तो यहाँ पर 102 का स्टॉप लॉस है, उसे आप फॉलो करके चल सकते हैं। लेकिन नायका एक्शन में ये दिखाई दिया, Q4 में इनका जो BPC ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कैटेगरी है उसमें मजबूत डिमांड अभी भी बरकरार है। तगड़ी स्ट्रेंथ हमने कल देखी, 7.5 पौने 8% की मजबूती के साथ हमने इसे परफॉर्म करते हुए देखा है। सुमित जी, नायका क्या व्यू बन रहा है सर अब यहाँ से? मुझे ये स्टॉक में कुछ खास दम लगता नहीं है। ये स्टॉक में पुल बैक बाउंस बैक जरूर आते हैं, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है और जब से लिस्ट हुआ है तब से कंटिन्यूसली गिरावट ही आया है। पुल बैक बाउंस बैक में मेरे को लगता है कि अगर कोई एग्जिट करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक ही है।
पुलबैक बाउंस बैक में स्टॉक यहाँ से ऊपर में 140 145 तक के लेवल दिखा सकता है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 138 135 के पास है, 138 135 के पास है। ये लेवल नीचे में टूटते ही 135 का लेवल टू बी वेरी प्रिसाइज सपोर्ट बनेगा। 135 का लेवल टूटते ही स्टॉक के अंदर गिरावट बढ़ेगी और नीचे के अंदर 130 रुपए 125 रुपए ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 145 ये ऊपर में मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। इसके बाद ही कोई मूव बनेगा, नहीं तो स्टॉक के अंदर दबाव ही देखने को मिलेगा। एग्जिट ही करने का सलाह रहेगा। चलिए, चार्ट्स पे तो एग्जिट करने की रिकमेंडेशन है, लेकिन एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी इसका समझते हैं। अविनाश जी, इसमें बहुत सारे हमने डेवलपमेंट होते हुए हैं। Q4 का अपडेट तो खैर एक तरफ है, लेकिन रिसेंटली जिस तरह के मैनेजमेंट एग्जिट्स हमने होते हुए देखे हैं, ये जो पूरी स्पेस में हमने देखा है बहुत उथल पुथल मची है। फंडामेंटली आपको ये स्टॉक और ये स्पेस कैसी दिख रही है? नया मुझे लग रहा है कि देखिए ये स्पेस तो बहुत अट्रैक्टिव है, काफ़ी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है अगले 3-5 साल के लिए, क्योंकि ये मार्केट अभी अभी इंडिया में डेवलप हो रहा है, बट कंपटीशन इस मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट नायका के लिए अभी बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर रिलायंस से आने वाला है। रिलायंस ब्यूटी ने अभी हाल ही में एक नया ब्रांड टीरा लॉन्च किया है, जो उनका ऐप है, तो वहाँ पे वो नायका के जैसे ही प्रोडक्ट्स बेचेंगे। और मुझे लग रहा है कि आने वाले कम से कम 1-2 सालों में रिलायंस की एग्रेशन अगर हम देखें तो इस स्पेस में वो डेफिनेटली नायका को बहुत अच्छी टक्कर देंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि नायका अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इक्विटी बढ़ी है बोनस के बाद, अर्निंग्स ग्रोथ तो बिल्कुल 1-2 साल के लिए बिल्कुल एब्सेंट है। तो ये जो जो भी टारगेट प्राइसेस बड़े इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियसली इसको व्यू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अगर अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देखेगा तो इसमें कोई बड़ा री-रेटिंग आने की उम्मीद थोड़ी कम लग रही है। तो मेरे ख्याल से आई वुड नॉट बी अ बायर। मैं डेफिनेटली कंपटीशन को ऑब्जर्व करने के बाद देखूंगा कि नायका किस प्रकार से रिएक्ट करता है, बट ओवरऑल आई थिंक एट दिस प्राइस नायका थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। इस प्राइस पे नायका थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। अब देखते हैं, रैली तो इसमें कल ज़बरदस्त आई थी। अपडेट और ये कंपटीशन बढ़ने की खबर पर कैसा रिएक्शन आता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। RVNL, इस पर भी करना है फोकस। यहाँ पर इन्होंने झांसी ग्वालियर सेक्शन पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया। करीब 121 करोड़ का ऑर्डर है RVNL। सुमित जी, एक बार चार्ट देख लें। 75 का लेवल, कल कुछ ज़्यादा किया नहीं था ऐसे ट्रेड में। जो RVNL के अंदर पॉजिटिव मूव है, RVNL के अंदर कोई भी डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, एक तेजी दिखाने के बाद स्टॉक साइडवेज में चल रहा है, चैनल में ट्रेड कर रहा है। चैनल के लोअर बैंड से इसने तेजी दिखाने का शुरुआत किया है। RVNL के अंदर ऊपर में 80 से 82 रुपए तक के टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। डिप में 70 रुपए 72 रुपए तक के लेवल्स पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, और ऊपर में 80 से 82 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर 3 डिजिट में भी ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। फिलहाल 80 से 82 के टारगेट ऊपर पे देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो RVNL में वो रिकमेंडेशन आती हुई थोड़ा सा ट्रिम होता है। 70 के पास मिले तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल बनती है, और इन एनी केस यहाँ पर 80-82 तक का टारगेट दिख रहा है। समय देंगे तो ट्रिपल डिजिट फिगर्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो RVNL अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती दिख रही है। लेकिन खबर सुर्खियों में हीरो मोटोकॉर्प भी है। वो अपनी VRS स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की है अपने सभी कर्मचारियों के लिए, इसके चलते आज ये हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ के रेडार में है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और कुछ और भी बेनिफिट्स इन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जोड़े। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, इन एनी केस हम ऑटो स्पेस पर लगातार बात कर ही रहे हैं। कुणाल जी, हीरो मोटो चार्ट्स पे किस तरह के मौके दिख रहे हैं? कल तो बिल्कुल फ्लैटिश क्लोजिंग हुई यहाँ पे। गोइंग फॉरवर्ड कोई मौके? देखिए नेहा, काफी अरसे से हीरो मोटोकॉर्प बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है और ऑटो इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल्स पर अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हमने आते हुए देखा। स्टॉक में 2315-20 के आसपास हमने काफी बड़ी बाइंग होते हुए देखी, तो एक मजबूत सपोर्ट वहां क्रिएट हुआ है। तो मेरी राय में ये स्टॉक एक कुछ वक्त ले सकता है, कुछ कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। 2315-20 के ऊपर जब तक स्टॉक टिका हुआ है, मेरी राय में गिरावट में इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए थोड़ा और डिप मिलता है, 2350-2325 के आसपास स्टॉक दोबारा गिरावट में आता है, तो उन स्तरों पर आप खरीदें। थोड़ा सा पेशेंट व्यू इस पर रखें, तो मुझे लगता है वापस से स्टॉक 2700-2800 के भाव आपको दिखाएगा। 2700-2800 के भाव आ सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प रखते हैं इस पर आप नजर।